सो इलेक्ट्रिक करंट के आज हम लोग थ्योरेटिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे स्टेट ओम्स लॉ, भाई ये तो यार कभी भी आ जाएगा, घूमते फिरते आ जाएगा उड़ के कभी भी। तो यू नो, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ का पहले फॉर्मूला लिख दो। ओम्स लॉ क्या है? आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ये है ना, या वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, वीर। सो अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला पहले लिख दिया करो। कुछ भी स्टेट डिफाइन बोले पहले इसका फॉर्मूला लिख दोगे ना तो एक मार्क्स मिलता है। हाँ, उसमें मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। भाई यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर वी इज इक्वल टू आई इंटू आर लगाएं तो ओम लॉ क्या कह रहा है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसके पोटेंशियल से। लो फॉर्मूला ही ना तुम्हें स्टेट कर दिया, बता दिया, ठीक है ना। अप्लाई टू अक्रॉस इट एंड प्रोवाइडिंग ए फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, बाकी चीज़ें अनचेंज है, कांस्टेंट है, तो करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स वोल्टेज। फॉर्मूला मार दे, वी गुड़ा खत्म हो गई बात, है ना। कितना आसान सी थी। डायग्रामेटिकली इलस्ट्रेट हाउ यू वुड कनेक्ट की ए बैटरी एंड वोल्ट मीटर। यार ये तो एक बना देना, सर्किट बना देना, यहाँ पे एडमीटर दिखा देना, ठीक है, यहाँ पर एक बीच में एक रेजिस्टेंस से वोल्ट मीटर दिखा देना, यहाँ पे बैटरी सेल वेल दिखा देना, है, बैटरी दिखा दिया। बैटरी मतलब मल्टीपल सेल दिखाना पड़ेगा, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ मैनी सेल्स, तो ऐसे दो दिखा दो कम से कम। यहाँ लिख दो प्लस, यहाँ लिख दो माइनस, फिर यहाँ बीच में कहीं बैटमीटर दिखा दो, फिर यहीं पे एक रियोस्टेट दिखा दो, फिर वापस एक वोल्ट मीटर के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, एक और रेजिस्टेंस दिखा दो वोल्ट मीटर के लिए, है ना। तो इस तरीके से वायर को आग बाद में लाके कनेक्ट कर दो, है ना। तो ऐसे सर्किट दिखा सकते हो, बड़ी बात नहीं है। अब जैसे व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट, अगर ये करंट है, ये वी है, ये करंट है वी है, ठीक है, ये वी है, ये आई है, हमें पता है वी इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये जो वी और आई तो हो गया, तो ये क्या हुआ? रेजिस्टेंस। ये लाइन निकली, किसकी निकली ग्राफ? इट शोज द रेजिस्टेंस, इट शोज द व्हाट? रेजिस्टेंस। तो यही आएगा कि पहले तो ग्राफ बताना है, फिर बाद में ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो ये स्लोप है, स्लोप इसे बोलते हैं स्लोप, ये स्लोप है ना, स्लोप झूला दिख रहा है ना जो, तो ये रेजिस्टेंस का है। क्योंकि वी और आई तो आ गया ना। डिफाइन स्पेसिफिक, यह आता है एग्जाम में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है? रेजिस्टिविटी फॉर्मूला मार दो ना। फॉर्मूला तुमने कहाँ सीखा हो? रेजिस्टिविटी से सीखा है कि आर से सीखा है? अगर आर से सीखा है तो रेजिस्टिविटी एल बाई ए हो जाएगा, अगर आर से, तो यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ए ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, यहाँ बचेगा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिव मतलब ओम, एरिया मतलब मीटर का स्क्वायर, और नीचे लेंथ मतलब जस्ट एक मीटर, तो एक एम से एक एम के ओम मीटर आ गया रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट। तो फॉर्मूला ही तुम्हें सारी कहानी बता रहा है। सारी कहानी कौन बता रहा है? फॉर्मूला बता रहा है ना। तो इस तरीके से देखो पूरा ड्राइव कर लिया फॉर्म से। करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओमिक रजिस्टर, ये आता है एग्जाम में। ओमिक रजिस्टर क्या होते हैं? जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक रजिस्टर से होते हैं, और नॉन ओमिक रजिस्टर क्या होते हैं? जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट दिया, द टू कॉपर वायर आर सेम लेंथ बट वन इज थिकर देन द अदर। एक थिकर ज़्यादा है, एक पतला वायर है, ठीक है, किसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा? नहीं, पतले वाले के पास। रास्ता कम है, पतला रास्ता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है। गाड़ी चला रहे हैं, अगर रोड पतला है, गाड़ी चला रहे हैं, अगर रोड क्या है, पतला है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। लेंथ में इसी का ही हो, जिसकी ज़्यादा लेंथ उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। बहुत बड़ा रोड है, लंबा रोड है बहुत ही, तो देर तक के चलना पड़ रहा है, ठीक है, इसमें लेंथ सेम बोल रहे हैं ना, लेकिन एक थिक है और एक थिन है। तो थिक वाले पास रेजिस्टेंस कम रहेगा, चौड़ा रोड है, गाड़ी आराम से फ्री होकर चला रहे हो आप। तो यार ये कॉन्सेप्ट ही है, और क्या है। तो भाई आप ऐसे दिखा सकते हो ना कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर, रेजिस्टिव आर ए बाई एल। तो याद रखो, रेजिस्टिविटी से एरिया लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टिविटी से एरिया लेंथ में, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। तो रेजिस्टिविटी डिफाइन, हाँ रजिस्टर कर सकते हो, एल ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा। रेजिस्टिविटी के पास एल ऊपर गया, ए नीचे आ गया। हाँ, रेजिस्टेंस का एल और ए में फर्क पड़ने वाला है। क्या फर्क पड़ने वाला है? इसका एरिया ज़्यादा, उसका रेजिस्टेंस कम। तो थिक ज़्यादा होना मतलब एरिया ज़्यादा होना, लेकिन जिसकी लेंथ ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। तो फॉर्मूला ही तो तुम्हें सब बता रहा, हम क्या बता रहे हैं, तो फॉर्मूला दिखा रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना। सो व्हाट शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एम मीटर बी लो और हाई?
एम मीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एक कॉन्सेप्चुअल बेस है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एन एम मीटर शुड बी लो एंड एम मीटर हैज़ टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू मेजर करंट। तो एम मीटर यूज़ क्या होता है? करंट को मेजर करने के लिए। अगर इसका इनकेस इट रेजिस्टेंस नॉट वेरी लो, इनकेस अगर मतलब इसका रेजिस्टेंस अगर हाई हुआ इसका, तो इट्स इंक्लूजिंग द सर्किट विल रिड्यूस द करंट टू बी मेजर इन द फैक्ट द आइडियल एम मीटर ऑन विच जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो भाई अगर एम मीटर तुमने लगाया, अब एम मीटर में ही तुम ज़्यादा, भाई एम मीटर क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग? करंट को पता करने के लिए। अब एम मीटर ही अपना खुद का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट सही बता नहीं पाएगा, करंट सही बता ही नहीं पाएगा। तो ये एक दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में, मतलब आता ही है एग्जाम में, कॉन्सेप्ट है। तो इन वी आई ग्राफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स शोन इन द फिगर, विच ऑफ द टू ए एंड बी रिप्रेजेंट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए और बी में पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका है? गिव ए रीजन फॉर यू। अब तो याद समझो जरा मेरी बात को। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिकम लेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? रेजिस्टेंस कम हो जाता है, याद रखना। अगर 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करोगे तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कम हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सीरीज में डायरेक्ट प्लस करते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ओवरऑल ज़्यादा नहीं आ जाएगा रेजिस्टेंस, ओवरऑल ज़्यादा आ जाएगा। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज में ज़्यादा। ये याद रखना, याद रखोगे, ये याद रखना। सीरीज में डायरेक्ट प्लस हो रहा है ना, इसलिए ज़्यादा होता है। अब ए और बी में कौन ज़्यादा प्रेजेंट कर रहा है? ए और बी, ये जो स्लोप है ये रेजिस्टेंस की है। ए की स्लोप कम, तो ए की स्लोप कम है, मतलब ए का रेजिस्टेंस कम है। बी की स्लोप ज़्यादा है, बिल्कुल स्लोप ज़्यादा है ना, इसे झूला है, क्योंकि ज़्यादा स्लोप है। तो बी की स्लोप ज़्यादा, मतलब बी पर रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाएगा। तो ए पे स्लोप कम है, मतलब ए वाला तुम्हारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। बी पे स्लोप ज़्यादा है, बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा, मतलब बी किस में है? सीरीज में है ना। ये रिप्रेजेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझिए। तो पैरेलल मतलब लो रेजिस्टेंस, क्या मतलब? लो स्लोप, स्लोप कम रहेगी। ठीक है ना। देखो ए की स्लोप कम है, ए की स्लोप क्या है? कम है। बी की स्लोप ज्यादा है। ठीक है, ए की स्लोप कम मतलब भाई ये जो स्लोप है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टेंस। ये कम डेविएट है, ज्यादा डेविएट है। ठीक है, ए का स्लोप कम है, मतलब ए का रेजिस्टेंस कम आ रहा है। ए का रेजिस्टेंस कम आ रहा है, मतलब पैरेलल या सीरीज? कम है, पैरेलल। सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड होता है, तो इसकी स्लोप ज्यादा है। तुम देखो बहुत तेज नीचे गिरोगे, झूला झूलोगे तेजी से नीचे गिरोगे, मतलब बी की स्लोप ज्यादा है। एंगल देखा जाता है एक्चुअली, टेक्निकल बात करें तो यह एंगल कम है, यह एंगल ज्यादा है ना। बी का एंगल ज्यादा है, बी की स्लोप ज्यादा, बी की स्लोप ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब सीरीज में हो गया। कॉन्सेप्ट है यार। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट आते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 बल्ब है ए बी सी, रेटिंग 40 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट रिस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्ट है? ये पैरेलल में कनेक्ट है। किस में कनेक्ट है? पैरेलल। कह रहा है कि ब्राइटनेस बताओ किस में ज़्यादा रहेगी? क्या 40 वॉट ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी? क्या 60 वॉट बल्ब में ज़्यादा ब्राइट करेगी? या 100? सबका वोल्टेज सेम है, 220 वोल्ट है। ठीक है ना। अब देखो यही चीज़, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं सब। तो बल्ब आर रेटेड प्रिज्यूमिंग दैट दे विल आर टू बी कनेक्टेड विद द सेम वोल्टेज सप्लाई। सेम वोल्टेज में किया हुआ है हमने। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम। वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है। तो वोल्टेज के बेस पर तो अभी हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं कर सकते। सो ग्रेटर द पावर वॉट ग्रेटर द ब्राइटनेस। अब यानी पावर पर डिपेंड करेगा, जिसका ज़्यादा पावर उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा। वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया ना भाई, पी वी आई। ठीक है, पी वी आई, पी वी आई। ठीक है ना। अब वोल्टेज तो क्या रहने वाला? कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि किस में कनेक्ट किया हमने? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, ये याद रखोगे, भूल जाओगे। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, करंट अलग अलग। सीरीज में करंट से वोल्टेज अलग अलग।
ठीक है ना। सीरीज का लिख दे पैरेलल का लिख दे, बताओ। सीरीज का लिख दोनों दे, ही का लिख दिया हमारे। सीरीज का लिख दो तो एक दूसरा वाला ये हो जाएगा। सीरीज में करंट सेम, भाई एक ही वायर में करंट जा रहा है, इधर उधर भाग ही नहीं रहा करंट। करंट सेम, करंट सेम का मतलब ही क्या समझ लो, वोल्टेज डिफरेंट, बस खत्म बात, वोल्टेज डिफरेंट। पैरेलल में वाइस वर्सा कर लो, पैरेलल में करंट सेम, सीरीज में तो पैरेलल में वोल्टेज सेम और करंट डिफरेंट। करंट डिफरेंट, ठीक है ना। करंट सेम का मतलब सीरीज का ऐसी वायर होता है ना सीरीज का। अब करंट यहाँ गया तो कहीं इधर उधर डिवाइड हो रहा है, करंट नहीं हो रहा है ना सीरीज में, करंट ऐसे ही चला जा रहा है, करंट ऐसे ही चला जा रहा है, मतलब करंट सेम मतलब वोल्टेज अलग। ये पास सीरीज की पैरेलल उसी का अपोजिट कॉन्सेप्ट मार लो। ऐसी चीज़ों को पढ़ी जाती है फिजिक्स में। तो हमें पता चल गया यार, अब सीधा सीधी बात है भाई, जिसका पावर ज़्यादा उसका ये भी ज़्यादा, ब्राइटनेस भी ज़्यादा, खत्म बात। 2 मार्क्स के थे क्वेश्चन। 100 हुआ। पहले 100 फिर 60 फिर 40। अर्थ वायर के कलर कौन सा होता है, ग्रीन और येलो। ग्रीन पहले, अब येलो हो गया, नया वाला कन्वेंशन जो हो गया। रेड भी तो होता है। वो इलेक्ट्रिक danger पावर है। कैसे यूज वो करते हैं, पावर आई स्क्वायर आर, फॉर्मूला मांग रहा है। देखो क्या कह रहा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में इलेक्ट्रिक पावर फॉर्मूला क्या, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। दूसरा वी आई है ना, या वी स्क्वायर आर है एक। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज अर्थ है, कौन सा पार्ट। तो मेटेलिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज अर्थ है। जो मेटेलिक बॉडी है, जैसे कोई बॉडी है, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उसके अंदर मेटल भी यूज हो रहा है, मेटल प्लेट है या कुछ, तो उसको हम लोग अर्थ कर देते हैं, इसमें करंट ना आने पाए। प्लास्टिक अगर एक है अर्थ वायर तो लगता है जिससे डायरेक्टली करंट। स्टेट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक और फॉर्मूला पूछ रहा है पी का। पी के 3 फॉर्मूले हमने बताए, वी स्क्वायर बाई आर, एक वी आई पी वाला, वी इंटू आई, और एक आई स्क्वायर आर। तीनों फॉर्मूले याद कर लेना। ऑफ द 3 कनेक्टिंग वायर इन हाउस होल्ड सर्किट। 3 कनेक्टिंग वायर होते हैं, 3 स्विच में देखो ऐसे होता है ना, ऐसे 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 स्विच होता है। कर विच 2 of the 3 wire of are at the same potential and in which of 3 wire should be switched to be connected। तो न्यूट्रल एंड अर्थ वायर आर द सेम पोटेंशियल। जो न्यूट्रल होता है, एक तो लाइव होता है, फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थ होता है। ये न्यूट्रल हो गया, ये अर्थ हो गया, समझो ये दोनों सेम पोटेंशियल होता है। अर्थ एक एक्स्ट्रा लगाते हैं हम लोग, बाई चांस एक्सेस करंट आ गया, एक्सेस करंट आ गया तो वो निकाल लेगा अपने पास से। और एक वायर ये होता है, लाइव होता है, फेस होता है। लाइव वायर स्विच, हाँ स्विच किस में कनेक्ट करना होता है, लाइव वायर में कनेक्ट करना होता है स्विच को, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वायर यूज इन ए हाउस होल्ड सर्किट, ठीक है ना। दिस वायर इज ऑल्सो कॉल्ड ए फेस वायर। तो फेस वायर का मतलब लाइव वायर, ठीक है ना। तो लाइव वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फेस वायर। वायर इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द टर्मिनल। जैसे ये इस तरह टर्मिनल ये होते हैं स्विच, जो हमारा बोर्ड होता है प्लग, ठीक है ना। तो अर्थ वायर होता है यहाँ पर, यहाँ क्या होता है, अर्थ होता है, याद रखना। वायर कनेक्टेड टू द टॉप टर्मिनल ऑफ द 3 पिन सॉकेट। सो नेम द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम द ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। कौन से डिवाइस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। मतलब ये तो यार बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग। ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। हीटिंग इफेक्ट नेक्स्ट है, ऑन व्हाट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज द अबाउ डिवाइस वर्क। मतलब ये जो फ्यूज़, मतलब शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। तो किस प्रिंसिपल पे या क्या तरीका है इसको यूज़ करने, क्यों फ्यूज़ बचा रहे हैं शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से फ्यूज़ काम करता है। हीटिंग इफेक्ट ये कि हमें पता है करंट है, तो करंट है तो फ्रिक्शन भी होता है, रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन होता है, थोड़ा बहुत हीट भी होता है। तो हम लोग फ्यूज़ में कौन सा वायर यूज़ करते हैं, लेड वायर यूज़ करते हैं। लेड वायर में जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने से जल्दी अगर थोड़ा भी हीट हुआ, एक्स्ट्रा करंट आने में थोड़ा एक्स्ट्रा हीट आ गई, तो वायर वो डिस्कनेक्ट, मतलब मेल्ट होकर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो मैं पहले उस दिन ही बताया था कि नाइक्रोम कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर हमें हीट चाहिए, जैसे कि ब्लोअर या फिर हीटर होते हैं, नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, करंट में हीट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलता है उसमें, हाई रेजिस्टेंस का वो कंडक्टर होता है नाइक्रोम, ठीक है। और जो बल्ब में यूज़ होता है वायर, बल्ब में
वो भी हीट जल्दी मेल्ट नहीं होता है, वो टंगस्टन यूज होता है, तो ये मालूम होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन 3 में से कोई भी एक आ जाएगा। गिव टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर का यार सबसे मेन तो यही का इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है एंड हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है और हाई रेजिस्टिविटी है। इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ये। ठीक है, और रेजिस्टिविटी कॉपर वायर विच में सुटेबल यूज द हाँ ठीक है। और इसमें बोला फ्यूज वायर में कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो फ्यूज वायर में टिन या लेड, अलॉय ऑफ टिन या लेड हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जल्दी मेल्ट कर जाता है। समझिए, ये बता चुके, कितने बार बताएं बार बार। हाँ ये याद रखो, याद रखोगे, अर्थ ये न्यूट्रल और ये लाइव। ठीक है अगर ना, हम लोग 3 पिन डायग्राम है। नहीं, न्यूट्रल यहाँ दिखाओ, मतलब एल को लाइव में दिखाओ। एल मतलब लेफ्ट का अपोजिट, जो राइट में वो एल होता है, उस दिन भी बताया था मैंने। एक पैटर्न है, ये डायग्राम के लिए इस तरह यूज़ किया जाता है। ये डायग्राम कितने बार बताया। हाँ, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस देखो, है ना, यही सब तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में मिल रहा है ना। नॉन ओमिक रेजिस्टर क्या होते हैं, जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस के लिए। स्ट्रेट लाइन क्या है, ओमिक रेजिस्टर के लिए है। ठीक है, और नॉन ओमिक के लिए अगर ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा ऐसे बन सकता है। कैसे बन सकता है, हाँ मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहा है। तो ग्राफ के साथ में हर चीज़ को एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है, ए सब्सटेंस हैज नियरली जीरो रेजिस्टेंस एट अ टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन, व्हाट इज द सच सब्सटेंस इज कॉल्ड। अगर जीरो रेजिस्टेंस ही नहीं है यार, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो सुपर कंडक्टर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, 1 केल्विन, मतलब 0 डिग्री तो 273 केल्विन होता है, नहीं कितना माइनस में चला गया। द टू फैक्टर विच इफेक्ट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर पे रेजिस्टेंस का था, रेजिस्टेंस फॉर्मूला मारो ना भाई, मैंने क्या कहा था यार, फॉर्मूला मारा करो। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L/A, याद रखना। कैसे फॉर्मूला कंफ्यूज अगर तो नहीं होगा ना कि सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू L/A का A/L, तो रेजिस्टिविटी R तो यहाँ लगाओगे आप, है ना, फिर ऊपर A/A L/A, तो R यहाँ लगाया ऐसे करके, तो A भी कैसे बनाओगे, ऐसे करके बनाओगे ना, RA फैल के बनाए ना, नीचे यहाँ पे L आ जाएगा। फिर तो एक याद करने के तरीके बता रहे हैं। अब रजिस्टर के लिए फॉर्मूला क्या मारोगे, रजिस्टिविटी तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज होता है L/A कि A/L है। एल, वही कह रहे हैं L/L। देखो रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी सिंबल मैंने किसे मारा, इसे मारा, ऐसे टांग ऐसे दिया, तो एल में भी ऐसे कर टांग दोगे, है ना, समथिंग लाइक वर्टिकल वर्टिकल लेटर। कौन से लेटर है, वर्टिकल टाइप के लेटर है, आजू बाजू, नीचे फिर ए आ जाएगा, बच्चा कुछ। ठीक है, तो अगर रजिस्टिविटी, अब एक ये फॉर्मूला याद है तुम्हें, तो फिर रजिस्टिविटी के लिए एल नीचे ए ऊपर आ जाएगा रजिस्टेंस के बाजू में। तो एक याद करने का तरीका बता रहे हैं, तो अब यहीं से पता चल जाएगा रजिस्टेंस का, रजिस्टिविटी का। तो अगर यहाँ रजिस्टिविटी का आप बोलोगे A/L में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं, रजिस्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं भाई। रजिस्टिविटी मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर। हाँ, रेजिस्टेंस के लिए कह सकते हो कि लेंथ ज़्यादा होना वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा होना, या फिर एरिया कम होना, रेजिस्टेंस ज़्यादा होना। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। तो यार कितनी चीज़ें हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली सीखी हैं, याद जैसा कुछ लग ही ना रहा है कि हमें फिजिक्स में कुछ भी याद करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही अभी तक के। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है सब कुछ समझ रहे हैं और समझ के चले जाएंगे। अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। एक्सप्रेशन बताना मतलब फॉर्मूला बताना, एक्सप्रेशन बताना मतलब फॉर्मूला एनर्जी का, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड एनर्जी का, ऐसे कोई भी एनर्जी का नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो हमारा क्या फॉर्मूला, इस देखो पावर का फॉर्मूला याद है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। एक तो वर्क अपॉन टाइम, एक करंट से क्या है I²R है, एक I²R है, VIP वाला भी है, बट I²R हम लोग करंट से ले रहे हैं, तो I²R। तो अब पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो यानी वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, यानी है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क क्या होगा, P इंटू टी इज इक्वल टू वर्क, यानी ये तो P हो गया, इंटू टी कर देंगे तो वर्क आ जाएगी, यानी I²R T आ जाएगा, तो वर्क आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। I²RT, देखो I²RT फॉर टाइम, है ना। तो फॉर्मूले समझने के तरीके में, पावर का याद है तो वर्क का भी मालूम हो जाएगा भाई, पावर इज इक्वल टू I²R है, चलो याद है,
वर्क का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अगर पावर वर्क अपॉन टाइम तो वर्क का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम। तो पावर का फॉर्मूला ये इंटू टाइम, तो टाइम लगा लो, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को हमें करना होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एट वॉट वोल्टेज इज द ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाइड एट और हाउस। हमारे घर में 220, 230, 220 के बीच में 220 लिख सकते हो। शिप में जो होता है वो 110 होता है, यूएसए में 110 चलता है। द इलेक्ट्रिकल लाइन इज बिल्डिंग शुड बी कनेक्टेड। हाँ, तो ये लिखा हुआ है कि किसी बिल्डिंग में हाउ शुड बी द इलेक्ट्रिक लैम्प्स इन ए बिल्डिंग बी कनेक्टेड। तो पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए कि बाई चांस एक लाइट अगर जा रही है तो बीच में दूसरी। भाई सीरीज में क्या होता है, अगर सीरीज में बल्ब लगा रहे हो, सीरीज में बल्ब लगा रहे हो, बल्ब है, ठीक है, काफ़ी बेकार सा डायग्राम है, बट सीरीज में अगर यहाँ से वायर कुछ ब्रोकन हुआ, वायर ब्रोकन हुआ, आगे सारे बल्ब क्या हो जाएंगे? फ्यूज बंद हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल में अगर लगाते हो, पैरेलल में लगाते हो, ठीक है ना, अगर भाई एक वायर खराब होता है, एक बल्ब, कोई बल्ब एक खराब हो गया, समझिए बल्ब खराब हो गया, एक खराब होगा बस दो दोनों चलते चलेंगे। रहेंगे, तो बिल्डिंग में बताइए एक बल्ब खराब हो रहा है, सभी खराब हुए जा रहे हैं, तो नहीं, तो ये पैरेलल में लगाना चाहिए कि डिज़ाइन पैरेलल में होनी चाहिए। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क 100 वॉट 250 वोल्ट, वॉट इन्फॉर्मेशन डज दिस कन्वे। इसका मतलब क्या हो रहा है 100 वॉट, तो इसका मतलब ये हो रहा है इट कन्वे दैट व्हेन बल्ब इज लाइटेड ऑन 250 वोल्ट, अगर बल्ब में 250 वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया तो 100 वॉट कंज्यूम करेगा, ठीक है। बस फार्मूला लगा देना बाद में आई वी पी की, पी वी का कितना एम्पेयर करंट मिलेगा, तो भाई पी वी आई फॉर्मूला है मालूम है ना, पी इज इक्वल वी इंटू आई। पूछ रहा करंट बताओ इस बल्ब में कितना करंट मिलेगा, वी मालूम है, पी तुम्हें मालूम है, तो करंट कितना मिलेगा, वी नीचे आके डिवाइड करा लेना, है ना। ये सब तो यार बहुत बेसिक सी चीज़ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ फ्यूज इज रेटेड 8 एम्पेयर, अगर 8 एम्पेयर फ्यूज है, कैन इट बी यूज विद इलेक्ट्रिक अप्लायंस रेटेड दिस और दिस, क्या इस फ्यूज को इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले क्या करेंगे, इसके पावर और वोल्टेज से हम करंट निकाल लेते हैं। देखिए यार करंट कितना आ रहा है, ये करंट कितना चाहिए, इस अप्लायंस को करंट कितना चाहिए। पावर तुम्हें दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है 5 किलो वाट मतलब 5000 वाट। इतना यूनिट तो बदलोगे यार, क्या बताना पड़ेगा क्या। वोल्टेज कितना दिया 200 वोल्ट दिया। चलो एक काम करते हैं, पी वी आई से फॉर्मूले से आई निकालते हैं, पी बाई वी करते हैं। पी कितना है 5000, वी कितना है 200 इज इक्वल टू आई बचा है यहाँ पे 20 क्या 25। भाई इसको चाहिए 25 करंट, आई कितना चाहिए 25 एम्पेयर उस मोटर को या उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, और फ्यूज तुम्हारा 8 एम्पेयर, फ्यूज 8 से ज़्यादा जाने नहीं दे रहा करंट, फ्यूज तुम्हारा 8 से ज़्यादा सप्लाई नहीं करने दे रहा है। 8 की ज़्यादा सप्लाई करोगे फ्यूज उड़ जाएगा। और उस डिवाइस को या उस मोटर को कितना करंट चाहिए 25 एम्पेयर चाहिए, तो ये फ्यूज काम नहीं करेगा, ये फ्यूज काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दैट इट कैन नॉट बी यूज एज द अप्लायंस विल गेट फ्यूज, ठीक है ना। वो अप्लायंस मतलब वो फ्यूज जहाँ करंट खींचेगा, करंट खींच रहा है 25 एम्पेयर, फ्यूज है की कैपेसिटी 8 एम्पेयर है, फ्यूज फौरन उड़ जाएगा, है कि नहीं। तो तुम्हें ये दिया है ना, तुम्हें पी भी दिया है, तुम्हें भी दिया, देख लो करंट कितना चाहिए उस मोटर को, बस। नेम द सेफ्टी डिवाइस, भाई यार नेम द सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज, एमसीबी, ये सब तो होती है सेफ्टी डिवाइसेस कि करंट शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड ना होने पाए, ज़्यादा करंट ना आने पाए। यही सब क्वेश्चन आएंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, है ना, यही सब आप लिख सकते हो। देखो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, फ्यूज के प्रॉपर्टीज है सब ये। वाई वी यूज फ्यूज, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट ना होने पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फ्यूज। तो भाई यार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो बार बार उस चीज़ को बता के कोई मतलब नहीं है। अब कैसा है कि वॉट प्रिवेंटिव मेजर प्रोवाइडेड इन ए गैजेट कैन प्रोटेक्ट पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, तो क्या करना चाहिए, हैं, इंसुलेशन अच्छा हो। इंसुलेशन मतलब कंडक्टर का अपोजिट करंट इसमें वो ना करे, करंट उसमें फ्लो ना करे, उसे बोलते हैं इंसुलेशन। अच्छा इंसुलेशन हो, है हम लोग पेन पेन कह रहे हैं, हम लोग स्क्रू ड्राइवर में देखो पीछे प्लास्टिक या ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, फाइबर, जिससे कि बाई चांस अगर हम स्विच बोर्ड में नट बोर्ड मतलब इसको टाइट फिट कर रहे हैं तो करंट आने के चांस ना रहे, क्योंकि आगे तो मेटल का है स्क्रू ड्राइवर तुम्हारा, ठीक है। मेटल में अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक और स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, तो करंट हमें ना लगने पाए, है ना। तो इसलिए पीछे प्लास्टिक का इंसुलेटर होता है,
करंट उसमें हमारे हाथों में नहीं आएगा। तो भाई ये सब तो बेसिक सी बातें थी। कलर कोडिंग याद रख लेना। हाँ, स्विच ऑन का मतलब क्या होता है? स्विच ऑन का मतलब की इज क्लोज्ड। स्विच ऑन का मतलब, स्विच ऑन का मतलब की क्लोज कर देंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा। की क्लोज मतलब इसे की ओपन है, इसे सर्किट में की क्लोज कर दिया मतलब करंट ऑन हो गया। अच्छा। हाँ, की क्लोज तो बच्चे कभी को उल्टा करते थे, की ऑन गलत हो जाता है, मतलब की ओपन। क्लोज और ओपन में, क्लोज में करंट ऑन होगा, क्लोज में करंट फ्लो करेगा। ठीक, ये सब चीज़ें यार है ना। एक सर्किट है, सर्किट में की ऐसे अगर ओपन रहेगी की तो करंट दौड़ ही कहाँ रहा है। ठीक है सर्किट। अब जब ऐसे करोगे, की को क्लोज करोगे, देखो की को हमने इसे ऐसे की को जब हमने क्लोज किया तभी तो करंट दौड़ेगा, जब दोनों कनेक्ट होंगे पोटेंशियल। सही है ना। तो ये ओल्ड कन्वेंशन था, लाइफ के लिए रेड अब ब्राउन है, न्यूट्रल के ब्लैक दिया था अब लाइट ब्लू है, अर्थ के लिए ग्रीन तो अब ग्रीन। तुम नया वाला कर देना, ठीक है ना। नया याद, न्यू कन्वेंशन करके ब्राउन क्या याद करोगे? ब्लैक नहीं होता था, आई थिंक होता था। होता है, अभी भी होता है, कितने बार आते हैं। BLG क्या याद रखोगे? BLG। ठीक है, तो BLG मतलब LNE, LNE मतलब BLG। ठीक है। लाइट में ब्लू, सॉरी ब्राउन, न्यूट्रल में लाइट ब्लू और अर्थ में ग्रीन। ग्रीन और येलो। कोई एक ही कर लो ना, क्यों ज़बरदस्ती कन्फ्यूजन और ज़्यादा मेमोरीज को ये कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड। ये सब आता है एग्जाम में। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट करंट रेटिंग ऑफ ए फ्यूज इज 5 एम्पियर। तो करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि वो फ्यूज 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं आने देगा। पहले फ्यूज का मतलब बता देना, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग ऑफ द करंट। तो 5 एम्पियर मीन दैट फ्यूज कैन नॉट बी कंडक्टेड अबव 5 एम्पियर करंट। अगर 5 एम्पियर करंट से ज़्यादा आता है तो इट विल मेल्ट एंड ब्रेक दी सर्किट। ओके, तो इस तरह यार अपने तुम लैंग्वेज में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कीबोर्ड चेंज चाहिए। करंट के तो काफ़ी कम थे क्योंकि न्यूमेरिकल पे ज़्यादा आते हैं इसके क्वेश्चन।